हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्जाम पे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। साथियों, यहां पे चैनल का नाम जो है लोगो चेंज किए हैं। आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। नर्सिंग टिप्स दोस्तों एक अलग तरीका का नाम था, अब दोस्तों नाम सही लग रहा है नर्सिंग एग्जाम। मतलब नर्सिंग से संबंधित जो भी एग्जाम है उसका आपको यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। साथियों, जो आपका आइस बैग है या आइस कॉलर है, ये FON का है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। दोस्तों हम दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं आइस बैग या आइस कॉलर क्या होता है या क्या तकनीक है। उसके बाद एक लिए है कि बेहोशी मरीज को नर्सिंग देखभाल का विस्तार पूर्वक समझाए। मतलब डिस्क्राइब नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इन डिटेल। मतलब जो बेहोशी होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, उसको नर्सिंग देखभाल किस प्रकार से किया जाएगा उसको समझाना है। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों, अगर नए क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में तो ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए देखते हैं। साथियों, कोशिश करेंगे कि 15 मिनट से पहले दोनों क्वेश्चन को कर ले। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आइस बैग या आइस कॉलर दोनों एक ही होता है। दोस्तों ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम एक बार में ही आपको समझा देते हैं। आइस बैग दोस्तों यह एक ऐसा तकनीक होता है जिसमें क्या किया जाता है, आइस बैग या आइस कॉलर के जो अंदर दोस्तों एक थैला बनाया जाता है और दोस्तों उस थैले में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया जाता है, भर लिया जाता है। बर्फ़ के ऊपर दोस्तों जो बर्फ़ होता है ना, जो बर्फ़ हम इस बैग में भरते हैं छोटे छोटे टुकड़ा, तो उस बर्फ़ को दोस्तों क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है, इस NaCl का दोस्तों क्या करते हैं, मिला देते हैं इस छोटे छोटे टुकड़े में। इसलिए मिलाते हैं, NaCl को हम लोग नमक कहते हैं, साधारण नमक। अब इसलिए इसको दोस्तों हम मिलाते हैं ताकि जो बर्फ़ है वो दोस्तों आसानी से गले नहीं। और क्यों हम इसलिए मिलाते हैं दोस्तों नमक को, कि जो बर्फ़ होता है वो दोस्तों खुले में अगर रखेंगे तो आसानी से पिघल जाएगा। लेकिन जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ में अगर आप नमक का लेप लगा देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो जो बर्फ़ का 1 घंटा में पिघलेगा वो बर्फ़ 2 घंटा में पिघलेगा। मतलब उसका जो गलनांक होता है उसको घटा देगा, कम कर देगा, इसलिए देरी से पिघलेगा। तो नमक इसलिए मिलाया जाता है। अब आइस बैग के अंदर बर्फ़ डालने से पहले जो आइस बैग होता है उसको चेक कर लेना चाहिए ताकि उसमें कोई छिद्र यानी कोई रिसाव तो ना है जिससे वो उसमें हवा प्रवेश करे और जो क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ है, आइस है, वो आसानी से पिघल जाए। तो इसका रिसाव को चेक करना चाहिए। तो एक पैराग्राफ में इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट में आइएगा कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कि अब बैग को जो है दोस्तों बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े से जो बैग है उसका 1/3 भाग, मतलब ये टोटल बैग है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, मतलब 4 भाग हो गया। तो 1 2 3, ये 3 भाग दोस्तों भर लेंगे बर्फ़ के टुकड़े से। तो यही हो जाता है टोटल बैग में उसके 3 भाग तक बर्फ़ भर लेंगे। पर भरने के बाद किसी चमटल या किसी चपटी या समतल सतह पे क्या करेंगे, उस बैग को सीधा रख देंगे। रखकर उसके अंदर जो भी वायु होगा, जैसे देखते हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज़ को, बैग को आप बांधते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वायु स्टोर हो जाता है, तो उसको दाब के निकाल देते हैं। तो ही कहता है कि जो बर्फ़ से भरा हुआ जो बैग है उसको किसी समतल जगह पर रख देंगे और उसके अंदर जो भी वायु होगा उसको बाहर निकाल देते हैं। ये चीज़ हो गया। जब निकल जाएगा तो अब हमारे शरीर के जिस भी भाग पर प्रयोग करना हो उस भाग पर उस आइस बैग को रख देते हैं, बैग से भरे हुए, आइस से भरे हुए बैग को, जिससे शरीर का तापक्रम क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। आइस बैग के ऊपर फलालेन की घोल चढ़ा कर रखते हैं जिससे वह बैग पर संघनित होकर जमा हुई नमी को सोख लेती है। दोस्तों जो आइस बैग होता है उसके ऊपर फलानेल का घोल चढ़ा दिया जाता है ताकि जो बैग है ना वो आसानी से क्या हो, जो उसके नमी है उसको वो सोख ले। कौन, ये फलानेल। तो यही इसीलिए दोस्तों क्या किया जाता है, उस पर फालालेन का घोल लगाकर उस बैग पर रखा जाता है ताकि जो उस पर जमा हुआ जो नमी है उसको सोख ले और बैग को सूखा कर दे। आइस बैग को लगभग 1.2 मतलब आधे घंटे तक लगातार रखा जाता है। दोस्तों जो आइस बैग है, शरीर के किसी हिस्से पर अगर ठंडा करना है तो वहाँ पे तापक्रम कम करना है तो आधे घंटे तक लगातार रखते हैं। उसके बाद कम से कम 1 घंटे का विश्राम करने देना चाहिए। उसके बाद कम से कम दोस्तों जो बैग है उसको जो है 1 घंटे का विश्राम के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ें होता है आइस बैग, जिसको आसानी से हम समझा दिए हैं। अब आप लोग इसको अगर 5 नंबर में पूछेगा आइस बैग तकनीक है क्या, तो इसको आसानी से आप लिख देंगे। ये चीज़ें हो गया। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो बेहोश रोगी है उसका नर्सिंग देखभाल का विस्तार पूर्वक समझाना है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर में लिखिएगा कि यह मरीज की वह अवस्था होती है जिसमें मरीज किसी भी उद्दीपन मतलब स्टुमिली एवं संवेदनाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो जाता है। दोस्तों कोई भी अनकॉन्शियस या कोई भी बेहोशी पेशेंट होता है तो आप लोग देखते हैं कि इस अवस्था में जो भी लोग रहता है, जो भी पेशेंट रहता है,
उसके अंदर कोई भी दोस्तों उद्दीपक चीज़ जिससे उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ एहसास हो। उद्दीपक के मतलब क्या होता है, जो प्रकाशमय हो। तो ऐसे चीज़ों से संवेदनाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, इसीलिए तो अनकॉन्शियस होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्यों को अनुपस्थिति की अचेतना कहते हैं। दोस्तों जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस कार्य करने में दोस्तों अब्सेंट रहता है, अब्सेंस हो जाता है, तो उसी को तो हम अनकॉन्शियस कहते हैं, जहाँ पे लोग सोचना समझना किसी चीज़ को देखना ये सब बंद कर देता है। और इस स्थिति में मरीज अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। और दोस्तों बेहोशी एक ऐसी अवस्था होता है, अनकॉन्शियस एक ऐसी अवस्था होता है जहाँ पे जो मरीज होता है अपनी क्या आवश्यकता है उसको वो बता नहीं पाता है। तो यही चीज़ होता है, क्या चीज़, बेहोशी। तो बेहोशी को समझ लिए हम, क्या समझे कि बेहोशी एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें मरीज किसी भी प्रकाशमय यानी उद्दीपन या संवेदनाओं के विरुद्ध जो है वो प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो भी कार्य करना बंद कर देता है, अनुपस्थित हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अचेतना मतलब अनकॉन्शियस कहते हैं। इस स्थिति में मरीज अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों जो नर्सिंग जो बेहोशी है, तो बेहोशी मरीज का जो नर्सिंग देखभाल होगा अलग अलग तरीक़ों से होगा। तो जो नर्सिंग केयर है, देखिए चलिए देखते हैं। बेहोशी मरीज की देखभाल करने हेतु नर्स योजना बनाते समय इन कुछ निम्न समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों जो पेशेंट अगर बेहोशी वाला है तो नर्स जब देखभाल करेगी तो योजना बनाएगी कि किस तरीक़ा से कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है नर्स के द्वारा, और देखभाल करती है। कौन कौन चीज़ है, 5 चीज़ याद रखिएगा। पहला है श्वसन मार्ग, मतलब दोस्तों बेहोशी वाले मरीज का श्वसन मार्ग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो श्वसन मार्ग से संबंधित समस्या को देखेगी। दूसरा है हृदय संबंधी, हो सकता है हृदय संबंधी भी प्रॉब्लम हो। तीसरा है पोषण संबंधी समस्या। दोस्तों एक नर्स को चाहिए कि अगर बेहोशी पेशेंट है तो उसका श्वसन मार्ग से संबंधित समस्या को देखभाल करना चाहिए। दूसरा है उसके हृदय से संबंधित समस्याओं को देखरेख करना चाहिए। तीसरा है कि उसका पोषण मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में कि नहीं, उसका देखभाल करना चाहिए। चौथा है उत्सर्जन संबंधी समस्याएं, मतलब वो मल मूत्र त्याग कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, इसको ध्यान देगा। पाँचवा है त्वचा संबंधी समस्याएं, मतलब त्वचा कैसा दिख रहा है, कैसा क्या कर रहा है, तो ये त्वचा संबंधी समस्या है। तो ये है क्या रखेंगे याद, 5 चीज़ें याद रखिएगा, आप लोग आसानी से लिख देंगे इसको। 5 कौन कौन से समस्या होगा, श्वसन मार्ग से संबंधित समस्या को देखेगी, हृदय से संबंधित समस्या को देखेगी, पोषण से संबंधित समस्याओं को देखेगी, उत्सर्जन से संबंधित समस्याओं को देखेगी, और 5वां है त्वचा से संबंधित समस्याओं को देखेगी। ये नर्स बेहोशी वाले पेशेंट को 5 तरीके से। अब चलिए देखते हैं इसके चीज़ों को। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला था श्वसन से संबंधित समस्याओं को देखरेख। दोस्तों जो श्वसन से संबंधित समस्या है उसमें क्या क्या देखरेख करेगी, तो दोस्तों मरीज को पार्श्व मतलब जो सिम्स लैटरल है स्थिति प्रदान करे ताकि जीभ नीचे की ओर गले में पलटने से रोकी जा सके। दोस्तों किसी बेहोशी पेशेंट को अगर श्वसन मार्ग में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मरीज को क्या करे, सिम्स लैटरल मतलब सिम्स स्थिति प्रदान करे ताकि जो जीभ है वो क्या हो दोस्तों, जीभ जो है वो पीछे की ओर गले में ना जाए, वो सही से रहे, पलटने से रोका जा सके, इसलिए सिम्स पोजीशन दिया जाता है। दूसरा है श्वसन मार्ग व मुँह से में अधिक शराब सेक्रेशन को बाहर निकालने हेतु चूसन सक्शन करे। दोस्तों श्वसन से संबंधित समस्या वाले रोगी को जो बेहोशी हो तो वहाँ पे चाहिए नर्स को कि श्वसन मार्ग को या मुंह में अत्यधिक अगर स्राव हो रहा है, द्रव निकल रहा है कोई चीज़ का, तो उसको चूसन करके साफ करे। तीसरा है यदि मरीज के मुंह में कोई बाहरी वस्तु मतलब फॉरिगन बॉडी हो तो हेमलिच मैनूवर एवं एब्डोमिनल थ्रस्ट तकनीक का उपयोग करें। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो भी मरीज है और उस मरीज के मुंह में अगर कोई बाहरी वस्तु अगर है तो वहाँ पे हेमलिच मैनूवर या एब्डोमिनल थ्रस्ट तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। चौथा है मरीज की नियमित समय अंतराल पर जैविक चिन्ह जांच करते रहे। दोस्तों श्वसन से संबंधित श्वसन दर भी क्या है, जैविक चिन्ह है, और इसको नियमित जांच करते रहना चाहिए। पाँचवा है मरीज के पलंग के सिर की तरफ से 30 डिग्री कोण से ऊंचा उठाना चाहिए जिससे मुंह के शराब बाहर निकल सके। साथियों 5वां पॉइंट कहता है कि जो पलंग है जहाँ पे मरीज को लिटाया गया है वहाँ पे उसके जो सिर है वो 30 डिग्री ऊपर उठा देना चाहिए ताकि जो मुँह में शराब है वो बाहर निकल सके, अंदर ना जा, इसलिए। तो ये चीज़ें हैं।
छठा है मरीज को मुंह द्वारा भोजन ना कराए। जो भी मरीज है उसको मुंह द्वारा भोजन ना कराए। अनकॉन्शियस पेशेंट अपने मुंह में भोजन लेगा ही नहीं तो आप मुंह से क्यों भोजन कराइएगा। सातवां है मरीज को श्वास लेने में ज़्यादा कठिनाई होने पर नेजल कैथेटर द्वारा O2 प्रदान करना चाहिए। साथियों, अगर मरीज को श्वास संबंधी ज़्यादा परेशानी हो तो नेजल कैथेटर जो होता है उसके द्वारा O2 मतलब ऑक्सीजन प्रदान करना चाहिए। नोट में देखिए, समान व्यक्ति को नेजल कैथेटर द्वारा O2 का प्रवाह दर 4 लीटर प्रति मिनट रखे, जबकि COPD के रोगी हेतु 2 लीटर प्रति मिनट रखे। दोस्तों, एक समान जो व्यक्ति है उसको अगर O2 दिया जा रहा है नेजल कैथेटर के द्वारा तो 4 लीटर प्रति मिनट देना चाहिए, इतना रखना चाहिए, जबकि COPD कोपेड रोगी को 2 लीटर प्रति मिनट रखे। तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। अब दूसरा क्या था, दूसरा था हृदय संबंधी देखभाल। तो दोस्तों, हृदय संबंधी समस्या का देखभाल कैसे किया जाएगा, तो मरीज के शरीर के किसी प्रकार के रंग के बदलाव चेक करते रहना चाहिए, जैसे पेलर, नीला पड़ना और दोस्तों आदि। जो साइनोसिस होता है साथियों, मरीज का हृदय संबंधी देखभाल में क्या होगा, तो जो मरीज है उसमें शरीर में किसी भी प्रकार के रंग में दोस्तों अगर बदलाव होता है तो उसको चेक करते रहना चाहिए, जैसे दोस्तों पेलर और दोस्तों नीला पड़ना, ये सब जो चीज़ें हैं उसके शरीर के रंग में बदलाव हो सकता है अगर हृदय में प्रॉब्लम होगा तो। दूसरा है किसी भी प्रकार के संक्रमण एवं टेकीकार्डिया या ब्रेडीकार्डिया के बारे में मरीज का अवलोकन करते रहे। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग बता चुके हैं कि ब्रेडीकार्डिया क्या होता है और टेकीकार्डिया क्या है। दोनों का मतलब आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए। जो लोग सीरियस है पढ़ने में वो लोग ज़रूर जानते होंगे, ये हम बता चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइए दोनों का मतलब। तो दोस्तों, ये जो है किसी भी प्रकार के संक्रमण एवं दोस्तों टेकीकार्डिया या ब्रेडीकार्डिया के बारे में मरीजों का हमेशा अवलोकन करते रहें। तीसरा है मरीज का रक्तचाप व नाड़ी समय समय पर चेक करते रहें। दोस्तों, जो मरीज का रक्तचाप है और नाड़ी है इसको समय समय पर चेक करते रहें, और इन तीनों पॉइंट के कारण दोस्तों क्या है, हृदय रोग संबंधी समस्या दोस्तों दिखाई देगा। तो ऐसे आप लोग इसको देखभाल करेंगे हृदय वाले पेशेंट को। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, टेकीकार्डिया मतलब होता है कि अगर आपका जो हृदय जो चीज़ें हैं वो दोस्तों 100 से पार हो जाएगा, आपका जो श्वास दर है 100 से पार हो जाएगा, टेकीकार्डिया होता है। ब्रेडीकार्डिया 60 से कम हो जाता है, इसको मंद श्वसन कहते हैं, और टेकीकार्डिया को तीव्र श्वसन कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं पोषण एवं द्रव संबंधी समस्या देखभाल। दोस्तों, पोषण संबंधी समस्या का देखभाल कैसे किया जाएगा नर्स की तरफ से एक बेहोशी वाले मरीज में। पहला है, बेहोश मरीज को हमेशा नली के द्वारा पोषण देना चाहिए। दोस्तों, हम लोग ऊपर में देखे हैं, क्या चीज़ में देखे हैं, श्वसन से समस्या वाला में हम लोग देखे हैं कि किसी पेशेंट को जो है भोजन पेट के मुंह के द्वारा नहीं देना चाहिए। मतलब जो पोषण होगा वो किसके द्वारा देंगे, नली के द्वारा देंगे, ट्यूब फीडिंग कराया जाएगा। दूसरा है, नलिका पोषण देते समय मरीज के बिस्तर का सिर वाला सिरा हाई फाउलर ऊपर उठाए, जिससे भोजन श्वास नली में ना जा सके। साथियों, पोषण एवं द्रव संबंधी जो देखभाल है इसमें कहता है कि जो ट्यूब फीडिंग करेंगे ना, नालिका पोषण, वो नली के द्वारा जब पोषण देंगे तो उस समय दोस्तों जो सिर है ना वो बिस्तर से ऊपर उठा देना चाहिए फाउलर पोजीशन में, ताकि जो हम नली के द्वारा पोषण दे रहे हैं वह श्वास नली में ना जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप जानते हैं श्वास नली में अगर आपका एक दाना भी अटक जाएगा, या दोस्तों आप पीने वाला सामान अगर श्वास नली में एक बूंद भी चला जाएगा तो दोस्तों जो रोगी है उसका मृत्यु तक हो सकता है। क्योंकि हमारा जो नली है 2 पार्ट में बटा हुआ है, श्वास नली अलग है और दोस्तों एक भोजन का नली अलग होता है। तो दोनों दोस्तों एक दूसरे से अलग है, इसीलिए दोस्तों चीज़ें को किया जाता है। तीसरा है, लगभग 3 घंटे में 200 से 250 ml द्रव प्रदान करें। फ्रेंड्स, ये मात्रा है, आप सभी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट को जो ट्यूब फीडिंग दिया जाएगा, मतलब नलिका पोषण दिया जाएगा, तो लगभग कितने मात्रा दिया जाना चाहिए, तो 3 घंटे में 200 से 250 ml द्रव। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चौथा है, इंट्रावेनस थेरेपी के द्वारा मरीज की द्रव आवश्यकताओं को पूर्ति करनी चाहिए। दोस्तों, अगर मरीज को और सारे द्रव की आवश्यकता है तो जो आईवी होता है, इंट्रावेनस थेरेपी है, उसमें दोस्तों क्या किया जाता है, मरीज को द्रव की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। ये हो गया। 5वां है, मरीज का इनटेक व आउटपुट चार्ट तैयार किया जाता है। मतलब जो मरीज इनटेक और आउटपुट का मतलब हुआ कि उसके श्वसन दर, श्वसन टेम्परेचर, ये सब जो है दोस्तों चीज़ें को तैयार किया जाता है चार्ट को। तो ये चीज़ हो गया।
अब यहाँ पे देखिए कि उत्सर्जन संबंधी समस्या का देखभाल। हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हृदय श्वासन देख लिए, हृदय देख लिए, पोषण वाला देख लिए, अब हम लोग उत्सर्जन देख रहे हैं। तो उत्सर्जन के मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति में मरीज को कॉन्स्टिपेशन एवं अल्प मात्रा मतलब ओलिगुरिया होना समान बात है, अतः इसे ठीक करने हेतु दोस्तों एक बेहोशी मरीज में जब अनकॉन्शियस मरीज होता है तो वह समान चीज़ें हो जाता है कि कब्ज हो सकता है और अल्प मात्रा में मूत्र हो। तो दोस्तों इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, तो मरीज को प्रतिदिन 2000 से 3000 ml द्रव दे। घंटा में कहेगा तो दोस्तों 3 घंटा में 200 से 250 ml और प्रतिदिन के बाद किया जाएगा तो 2000 से 3000 ml द्रव दे ताकि मूत्र का निर्माण हो सके। दूसरा है मरीज को मूत्र के निष्कासन हेतु कैथेटर लगाए। दोस्तों जो मरीज को आप देखते होंगे कि जब मरीज आसानी से मूत्र त्याग नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कैथेटर लगाया जाता है, पाइप लगाया जाता है, जिससे उसी को हम लोग कैथेटर बोलते हैं, जिससे मूत्र निकलता है और एक थैली में जमा होता है। तो वही कहता है कि 2 से 3000 ml प्रतिदिन दे द्रव, मरीज को मूत्र निष्कासन हेतु कैथेटर लगा दे। ज़्यादा मल एक तत्व हो जाने की स्थिति में एनीमा लगाए। अगर दोस्तों कॉन्स्टिपेशन है और अत्यधिक मात्रा में जो मल है एकत्रित हो चुका है आंत में, तो वहाँ से एनीमा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि कैथेटर लगाने के बाद मरीज की जो पेरिनियल केयर पर ध्यान दे। दोस्तों जो मरीज को कैथेटर लगाया जाता है तो उसके बाद प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो पेरिनियल केयर है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी उत्सर्जन में ध्यान रखना चाहिए एक दोस्तों नर्सिंग केयर में क्या चीज़, बेहोशी वाले पेशेंट को। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखने वाले हैं त्वचा संबंधी देखभाल। अब त्वचा से संबंधित देखभाल क्या होगा, तो मरीज के बिस्तर को साफ़ सुथरा रखें। दोस्तों मरीज के बिस्तर को साफ़ सुथरा रखिएगा तो जो त्वचा है वो भी साफ़ रहेगा। दूसरा है मरीज को एयर व वाटर मैट्रेस प्रदान करें जिससे मरीज को बेड सोर होने से बचाया जा सके। दोस्तों स्किन के देखभाल में ही अगर घाव में प्रॉब्लम होगा तो पहले स्किन ही इफेक्टेड होगा, तो इसलिए जो मरीज है अगर वो बेहोशी है और काफ़ी लंबे समय से बिस्तर पर है अनकॉन्शियस पेशेंट, तो अगर वो एक सीध में रहेगा, एक दोस्तों स्थिति में रहेगा तो बेड सोर होने का चांस रहेगा। तो इसलिए बेड सोर से बचने के लिए उसे एयर मतलब हवा वाला या एयर मैट्रेस मतलब हवा वाला जो गद्दा होता है वो देना चाहिए, ताकि और जहाँ जहाँ ज्वाइंट वाले चीज़ें हैं वहाँ पे लगाना चाहिए ताकि बेड सोर से बचा जा सके। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है मरीज को स्वच्छ कपड़े पहनाए। दोस्तों मरीज को क्या करें, स्वच्छ कपड़े पहनाना चाहिए जिससे स्किन साफ रहे। चौथा है मरीज की त्वचा को साफ करने हेतु स्पंजिंग या बिस्तर स्नान कराएं। अब स्किन को साफ सुथरा करने के लिए, त्वचा को साफ करने के लिए जो स्पंजिंग होता है जिसको भिगो कर और स्किन को साफ किया जाता है वो करे, या बिस्तर स्नान मतलब बिस्तर पे स्नान कराना चाहिए। पाँचवा है स्नान के बाद त्वचा पर लोशन का प्रयोग करें। अब स्नान हो गया है या स्पॉन्जिंग हो गया है तो त्वचा पे दोस्तों लोशन का प्रयोग करना चाहिए जिससे स्किन साफ रहे और विसंक्रमित रहे। छठा है बिस्तर पर नमी होने से रोके। दोस्तों बिस्तर पर अगर नमी होने से रोकिएगा तो स्किन स्वस्थ रहेगा, नहीं तो स्किन में संक्रमण फैल सकता है। सातवां है त्वचा पर रक्त संचरण को बनाए रखने हेतु मालिश भी कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी चीज़ पर अगर अत्यधिक प्रेशर करते हैं, मालिश करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट क्या होता है, तेज हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि त्वचा को ब्लड सर्कुलेट बनाने रखने के लिए मालिश भी कर सकते हैं। आठवां है मरीज को हमेशा साफ व शुष्क बनाए रखें। दोस्तों मरीज को जो अनकॉन्शियस वाला है अगर उसके त्वचा का देखभाल आप कर रहे हैं एक नर्स के रूप में, तो आज चाहिए कि मरीज को हमेशा साफ व शुष्क बनाए रखें ताकि उसके स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो। नौवां है मरीज को बिस्तरी घाव से बचाने हेतु प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल में स्थिति को परिवर्तित करते रहे। अब स्किन देखभाल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मरीज है उसको प्रत्येक 2 घंटे 1.5 घंटे में स्थिति को चेंज करते रहे ताकि वो एक स्थिति में ना रहे जिससे उसके स्किन पर कोई रगड़ पड़े और फिर घाव हो। तो ये सारी चीज़ें स्किन में देखभाल में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं साफ़ सफाई संबंधी देखभाल। दोस्तों साफ़ सफाई संबंधी देखभाल में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, पहला है मरीज के बाल शैम्पूल करने चाहिए। अगर मरीज दोस्तों अनकॉन्शियस है तो एक नर्स को ही दोस्तों मरीज का सारा चीज़ करना पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों जो मरीज है उसके बाल को शैम्पू करना चाहिए। दूसरा है बालों की कटिंग व शेविंग करनी चाहिए। जो अनकॉन्शियस है तो वो तो अपना से कुछ कर नहीं सकता है, तो नर्स को चाहिए कि जो मरीज है उसका बाल कटिंग करे और शेव करना चाहिए। तीसरा है नाखून काटना चाहिए। चौथा है आँखों से श्राव आंसू आदि को साफ कर देना चाहिए। उसके बाद पाँचवा है सोते समय आई पैड का उपयोग कर आराम देना चाहिए। दोस्तों सोते समय मरीज को आई पर एक पैड लगा देना चाहिए जिससे उस पर कोई प्रकाश का प्रभाव ना पड़े और आराम मिले। छठा है नाक की श्लेष्मा को सूखने से बचाने के लिए कॉटन एप्लीकेटर से साफ करना चाहिए। दोस्तों
जो नाक होता है उसमें से जो श्लेष्मा जो निकलता है, द्रव निकलता है, उसको दोस्तों सूखने से बचाने के लिए कॉटन एप्लीकेटर से साफ़ करना चाहिए। मतलब अगर नाक दोस्तों सूख जाएगा तो क्या होगा, घाव हो जाएगा, उसमें से ब्लड आने लगेगा, तो इसलिए उसे सूखने से बचाना चाहिए। सातवां है मुंह को माउथ वाश से साफ़ करना चाहिए, ब्रश कराना चाहिए। दोस्तों जो माउथ है, मुंह से बदबू ना आए, मुंह में मतलब संक्रमण ना हो, जिसके लिए उसे माउथ वाश से साफ़ करना चाहिए और ब्रश कराना चाहिए। आठवां है मुंह को साफ़ करते समय एवं ब्रश करते समय मुंह को एक साइड में करके रखना चाहिए। दोस्तों जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, साफ़ सफाई में अगर मुंह का साफ़ करते हैं तो उस समय ब्रश करते समय मुंह को एक साइड करके रखना चाहिए। नौवां है मुंह के स्राव को कपड़े से पोंछकर साफ़ कर देना चाहिए। अगर मुंह से कोई स्राव निकल रहा है, लार वगैरह कोई टपक रहा है, तो उसे कपड़ों को पोंछकर साफ़ कर देना चाहिए। 10वां है होठों को लुब्रिकेंट करना चाहिए। दोस्तों होठों को क्या करना चाहिए, लुब्रिकेंट करना चाहिए, मतलब होठ को भी दोस्तों नमी युक्त बना कर रखना चाहिए और सूखे देना नहीं चाहिए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों, हम लोग साफ़ सफाई टोटल चीज़ें देख लिए हैं। एक बेहोशी वाले पेशेंट में किन किन स्टेप को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है हम लोग देख चुके हैं। तो आपसे अनकॉन्शियस के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंख बंद करके लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर या 10 नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर। और आप लोग अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने जितने भी नर्सिंग ग्रुप है। आप हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम वाले आप लोग देख कर समझ सकते हैं। लिखने के लिए अगर आप इंग्लिश में बहुत तेज़ है तो अगर समझ लेते हैं चीज़ों को तो आप आसानी से लिख सकते हैं। रटने वाले हैं तो फिर आपसे ना होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।